हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल का नियम, जो कि उत्पादन तथा लागत नामक पाठ के अंतर्गत आता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परिवर्तनशील अनुपात के नियम को पढ़ा था और आज हम समझेंगे पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है। ये छोटा सा वीडियो है, इसके बाकी पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि इतना कम समय होता है, इतना अल्प समय होता है कि उत्पादन के सभी साधनों को बदला नहीं जा सकता। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें एक या कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और उसके बाद परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है और फिर देखा जाता है कि जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई गई है और उसके बाद जो उत्पादन हो रहा है उसमें क्या संबंध है। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम में परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता था, लेकिन उसमें पैमाने को नहीं बदला जाता था। जबकि पैमाने का जो प्रतिफल का नियम है ये दीर्घकाल से संबंधित है, क्योंकि दीर्घकाल में इतना अधिक समय होता है कि सभी साधन जो है वो परिवर्तनशील हो जाते हैं, पूरा पैमाना ही बदल जाता है। तब हम देखते हैं कि इस पूरे पैमाने में जितने भी साधन हैं, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों, ये पूरा का पूरा बदल जाता है पैमाने के प्रतिफल के नियम में, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस जो पैमाने का अनुपात बदला है और उसके बाद जो उत्पादन हो रहा है उसमें क्या संबंध है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है यह बताता है कि जब हम उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन का उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल क्या कहते हैं? जब हम उत्पादकों के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन का, उसमें क्या होता है, दीर्घकाल में सभी साधन, पूरा पैमाना ही बदल जाता है, पूरे सभी साधनों का अनुपात बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन का उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, उससे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इसकी परिभाषा के कुछ और अर्थशास्त्रियों के उदाहरण दिए गए हैं, आइए हम उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ परिभाषा दी गई है प्रोफेसर लिवाफस्की के अनुसार। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक दीर्घकालीन धारणा है। अब प्रोफेसर कोसुयानी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात से होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। अब देखिए प्रोफेसर वाटसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है और यह एक दीर्घकालीन धारणा है। इन सभी परिभाषाओं की व्याख्या ये है, सभी तीन लोगों ने एक ही बात कही है। देखिए, इसकी व्याख्या है कि दीर्घकाल में सभी साधनों को एक ही अनुपात में अथवा विभिन्न अनुपातों में बढ़ाकर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाकर या विभिन्न अनुपातों में बढ़ाकर जो है किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। साधारणतया पैमाने के प्रतिफल के नियम से अभिप्राय सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि है और उत्पादन में होने वाली इस वृद्धि को ही पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है।
हमने जो है इतनी व्याख्या देखी, परिभाषाओं को देखा, तो आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आखिर हमने क्या समझा कि पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है? तो इसका निष्कर्ष ये है कि पैमाने के प्रतिफल का नियम हमें यह अध्ययन कराता है कि यहाँ पर कराता रहेगा। पैमाने के प्रतिफल का नियम हमें यह अध्ययन कराता है कि सभी उत्पादन साधनों में परिवर्तन होने से कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का नियम हमें यह अध्ययन कराता है कि सभी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार जब साधनों की इकाइयों में किसी दिए हुए अनुपात में वृद्धि होने से कुल उत्पत्ति में वृद्धिमान दर या स्थिर दर या ह्रासमान दर से परिवर्तन हो सकता है। देखिए, जिसके पहले हमने परिवर्तनशील नियम पर जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है कि सभी साधन इसमें परिवर्तनशील होते हैं, पूरा पैमाना ही बदल जाता है। और हम ये अध्ययन करते हैं कि जो ये उत्पादन के साधनों के अनुपात में जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसके संबंध को ही हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो इसमें भी जो है ये तीनों अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं? ये तीनों अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं: पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के ह्रास प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल। जिस प्रकार परिवर्तनशील अनुपात के नियम में भी ये तीनों अवस्थाएं लागू हो रही थी, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन समता नियम और उत्पादन ह्रास नियम, उसी तरह पैमाने के प्रतिफल के नियम में भी ये तीनों नियम लागू होगा। ये तीनों स्थितियां उत्पन्न होगी: पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना ही रहने देते हैं। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि पैमाने के वर्धमान प्रतिफल क्या होता है, उसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या होता है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल क्या होता है। तो हम एक छोटे छोटे वीडियो में सभी को कवर करेंगे। यदि एक वीडियो में सभी चीज़ें बना देते हैं तो बहुत लंबी हो जाएंगी और आप भी जो है उससे बोर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू।